नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शुभांगी और हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मैं जब अभी स्टूडियो आ रहा था तो मेरी एक सहयोगी फीमेल एंकर मुझसे कह रही थी कि इंदौर की लड़कियां ऐसे कैसे ही हो सकती हैं। यानी आप देखिए कि हम सब के मन को, हम सब के अंतःकरण को, हम सब के भीतर इस घटनाक्रम ने कितना हमें हिला कर रख दिया है कि लड़कियां ये सोच रही हैं, वो इसको एक टैबू की तरह देख रही हैं कि ये कहानी लड़कियों की तरफ मुड़ गई है। क्योंकि कई बार ये इनसिक्योरिटी आती है, आमतौर पर ये माना जाता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जो भी अत्याचार है, एट्रोसिटीज है, ये सब पुरुषों की तरफ से है। ये महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, समाज के और कमजोर लोगों पर अत्याचार करते हैं। लेकिन ये घटनाक्रम बताता है कि समाज का चरित्र, स्वभाव बहुत तेजी से बदल रहा है और खास तौर से बीते 10-15 वर्षों में इसमें एक सी चेंज है। लेकिन इसके साथ कई सामाजिक पक्ष भी हैं। सोनम की बेवफाई पर बात करके इसे जेंडर बायस की तरफ मत ले जाइए। ये मत कहिए स्त्री और पुरुष अलग हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों के मन में वही भाव हैं। कातिल अगर इधर है तो ऐसा नहीं है कि उधर नहीं हो सकता है। लेकिन ये कह के कि लड़कियां खराब हैं या महिलाओं की तरफ उंगली उठाना, ये भी ठीक नहीं है। इस खास पेशकश में हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब ढूंढने की कि क्या सोनम का मन नहीं था, और नहीं था तो राजा का परिवार क्यों कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आया। क्या राजा में कहीं कुछ ऐसा था, बहुत ज्यादा सीधापन या कोई ऐसी चीज कि राजा के घर वाले भी चाहते थे कि जैसे भी हो शादी हो जाए। ये मध्यम वर्गीय परिवारों की एक बड़ी ऐसी सोच है जो कई बार बहुत सारे घटनाक्रम का कारण बनती है कि आप सोचते हैं शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे शुभांगी, और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर मिल रही है शरद जी पटना से, जहां राजा सोनम केस को लेकर ये बड़ी खबर है। सोनम को लेकर एयरपोर्ट पहुंची है शिलांग पुलिस। पटना से कोलकाता ये पुलिस ले जा रही है सोनम को, और कारण ये है कि कोलकाता से फिर बाय फ्लाइट ये गुवाहाटी पहुंचेंगे और गुवाहाटी से बाय रोड शिलांग पुलिस सोनम को लेकर शिलांग पहुंचेगी। खबर तो यह भी है कि इंदौर थाने में इस वक्त राज और विशाल मौजूद हैं, और कारण यह है कि जब राज से वीडियो कॉल सोनम का करवाया गया, उस दौरान ही सोनम ने इस बात को कबूल लिया कि उसने अपने पति राजा की हत्या करवाई है। तो फिलहाल अपडेट यही है, जो तस्वीरें बंसल न्यूज के पास है, सोनम पटना एयरपोर्ट पहुंची है, शिलांग पुलिस उसे लेकर पहुंची है। यहां से पहले कोलकाता की फ्लाइट, और कोलकाता के बाद गुवाहाटी जाएगी सोनम, और उसके बाद गुवाहाटी से बाय रोड शिलांग पुलिस उसे शिलांग ले जाएगी, उस जगह पर ले जाएगी जहां ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सोनम को लेकर अब पहुंच गई है एयरपोर्ट पुलिस, क्योंकि पटना से फ्लाइट मिलेगी। और इस दौरान हमने ये भी देखा कि पूरे रास्ते सर झुकाकर बैठी रही गाड़ी में सोनम पटना तक का रास्ता बाय रोड तय किया गया, वाराणसी से पटना, गाजीपुर होते हुए। और इस पूरे रास्ते सोनम ने कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि जब उससे पूछा गया कि क्या आप कुछ खाएंगी, तब भी उसने खाने से मना कर दिया। ये अफसोस का भाव है। चलिए, इस वक्त एक भाई का बड़ा दावा सामने आया है। हम समझेंगे इस चीज को कि ये सोनम का भाई है, क्या दावा कर रहा है, क्या कह रहा है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। बढ़ेंगे इस खबर की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे राजा सोनम केस को लेकर। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ये दावा जो आया है सोनम के भाई को लेकर आया है। और इस बीच ये भी डेवलपमेंट है कि सोनम को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गई है पुलिस, जहां से पटना कोलकाता लेकर जाएगी पुलिस। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कई सारी खबरें हैं, इसलिए स्क्रीन पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले पटना, उसके बाद भाई का खुलासा होता है। जब बड़ा डेवलपमेंट होता है तो इस तरह की चीजें होती हैं, स्क्रीन भी रंग बदलती रहती है। और इस समय राजा के भाई का बड़ा बयान है। जी हां, सोनम ने एक बार फिर मां को धमकी दी थी। ये पहले का घटनाक्रम है। राजा के भाई का बड़ा दावा पहले सुन लेते हैं, फिर आगे इस पर बात करेंगे। जी, सोनम ने एक बार उसकी मम्मी को धमकी दी भी थी, तो मम्मी मेरी तुम शादी कभी तुम रास्ते नहीं कराओगे कभी, तो फिर तुम जिससे तुम शादी कराओगे मेरी, तो इसके पीछे जो अंजाम होगा वो अंजाम बहुत बुरा होगा, आप देखते जाओगे, फिर देखते रहना।
ये चीज़ इसकी मम्मी से उसने कही थी। तो ये चीज़ मैं जानता हूँ इसकी मम्मी से कहने के बाद में इसी पापा को और इसके भाई को नहीं बताया होगा, क्योंकि दोनों को बताया होता कभी तो ये दोनों जने जो है इसको अभी तक जॉब से निकाल चुके होते हैं। सोनम ने एक बार उसकी मम्मी को धमकी दी भी थी, तो मम्मी मेरी तुम शादी कभी तुम रास्ते नहीं कराओगे कभी, तो फिर तुम जिससे तुम शादी कराओगे मेरी, तो इसके पीछे जो अंजाम होगा वो अंजाम बहुत बुरा होगा, आप देखते जाओगे, फिर देखते रहना। ये चीज़ इसकी मम्मी से उसने कही थी। तो ये चीज़ मैं जानता हूँ इसकी मम्मी से कहने के बाद में इसी पापा को और इसके भाई को नहीं बताया होगा, क्योंकि दोनों को बताया होता कभी तो ये दोनों जने जो है इसको अभी तक जॉब से निकाल चुके होते हैं। चलिए, तो देखिए किस किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये बातें दबा क्यों दी जाती हैं शुभांगी? सिर्फ इसलिए कि आप एक बहुत ही एक पूर्वानुमान ये लगा लेते हैं कि शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इस बीच आप ये भी देखिए कि इससे पहले जिस तरह से राजा की माँ भी बता रही थी सोनम के स्वभाव के बारे में, और ये भी कह रही थी कि शादी से पहले बात नहीं कर रही थी, तो ऐसी तमाम बातें अब हो रही हैं। शायद उस दौरान इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक वही बात जो आप कह रहे हैं कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच आरोपी विशाल के घर पर हमारे सहयोगी अखिलेश मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, अगर बात करें हम आरोपी विशाल की, शायद ये राज के साथ मौजूद है जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, सोनम का कथित बॉयफ्रेंड। दोनों के सामने सोनम ने चूंकि राजा की हत्या की बात को कबूला है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आज शुभांगी इस वक्त मैं विशाल के घर पर मौजूद हूँ। ये वही विशाल है जिसने हत्या में राज का साथ दिया था, और इसी घर के अंदर वो जो विशाल है वो मौजूद है। और क्राइम ब्रांच की और शिलांग पुलिस की टीम है वो यहाँ पर लेकर विशाल को पहुंची है, क्योंकि एविडेंस जुटाना है, साक्ष्य जुटाना है, कुछ एक दस्तावेज है वो बरामद करना है। और इसी को लेकर कहीं न कहीं पर जो विशाल को लेकर टीम है वो पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है शुभांगी कि इसी घर में हत्या की साजिश रची गई थी। विशाल और राज दोनों इसी घर में जो हत्या की साजिश है पिछले 3 माह से रच रहे थे, क्योंकि सोनम ने पहले ही कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो पति की हत्या होगी और उसके बाद मैं विधवा होंगी और फिर डबल राज में तुमसे शादी करूंगी। मतलब कि 3 महीने पहले की प्लानिंग, और उसके बाद 3 दिन शादी के 3 दिन पहले भी इसी घर में प्लानिंग की गई। और प्लानिंग करने के साथ जब 18 तारीख को सोनम यहाँ से अपने पति के साथ शिलांग के लिए निकली, उसी दौरान तीनों दोस्तों को राज ने पहले ही गुवाहाटी भेज दिया था, और फिर गुवाहाटी से उन्होंने ऑनलाइन हथियार खरीदा, और हथियार खरीदने के बाद 23 तारीख को राजा की हत्या कर दी। तो इसी घर में जिस प्रकार से साजिश रची गई थी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोनम आती जाती भी थी। हालांकि आस पड़ोस के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस घर के अंदर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, विशाल मौजूद है, और विशाल मौजूद होने के साथ ही शिलांग की पुलिस मौजूद है। तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाए जा रहे हैं, वीडियो एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। क्या क्या इन लोगों ने इस घर के अंदर बातचीत की थी, किस तरह से घटना को अंजाम देने की जो एक रणनीति तय की थी, उस रणनीति को भी कहीं ना कहीं पर जो टीम है वो यहाँ पर इन लोगों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये एक देश का सबसे बड़ा मामला है। और इसी को लेकर जो शिलांग पुलिस है वो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहती, और यही कारण है कि जो वो टीम है वो लगातार यहाँ पर सर्चिंग कर रही है। मैं दूसरी तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा शुभांगी की। तीनों आरोपी यानी कि आनंद, विशाल और आकाश, तीनों आरोपी एक ही कॉलोनी में रहते हैं, जबकि जो राज है वो अलग कॉलोनी में रहता है। तो वो यहाँ पर अक्सर आता जाता था। तो ये है विशाल आकाश का घर बताया जा रहा है, और इसके आगे एक घर है जो कि आनंद का बताया जा रहा है। यानी कि तीनों आरोपी एक ही कॉलोनी में रहते थे, और तीनों मिलकर जब ये तीनों इकट्ठा होते थे उसके बाद राज यहाँ पर आता था, और उसके बाद यहाँ पर जो प्लानिंग है वो राज के द्वारा की जाती थी। और प्लानिंग करने के साथ ही इसमें सुपारी देने की बात तय हुआ था कि 4 लाख रुपए जो सोनम है वो देगी, बस राजा को। बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम और कुछ अपडेट लेने की कोशिश आपसे आगे करेंगे ज़रूर, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस मामले में अब परतें वो खुल रही हैं कि राजा के साथ विवाद होता था, और माँ को ये मालूम था कि ये स्थितियां हैं, लेकिन शादी की जल्दी थी। तो एक सवाल ये भी है, क्या राजा के साथ भी शादी से जुड़ी कुछ मुश्किलात थी? और दूसरी तरफ ये कहानी भी सामने आई है कि सोनम के पिता को दिल की बीमारी थी, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, और यही वजह थी कि वो शादी के लिए, जैसा होता है टिपिकल एक मध्यम वर्गीय परिवार में, कि तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो क्या होगा। तमाम ये बातें तो हैं, हम इस पर लौटेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनकी तरफ भी हम रुख करेंगे। लेकिन पहले हम आपको वो तारीखें बताएंगे जिन तारीखों से ये कहानी शुरू होती है खुशी के साथ, शादी की शहनाई के साथ, और फिर पहुंचती है मौत के खौफनाक
अंजाम तक। तो देखिए ये तारीखें पहले। तो 4 तारीखों में सबसे पहली तारीख 11 मई की, जब 2 जून को शव मिला, 9 जून को खुलासा, 4 तारीखें, 11 मई को शादी, 23 मई को मर्डर, 2 जून को शव मिला, 9 जून को खुलासा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं और अब शुभांगी हमें अगले स्टूडियो की तरफ ले जाएंगी जहां हमारी एक सहयोगी तैयार हैं। इस मामले की साजिश के जो पहलू हैं उन्हें कैसे एक के बाद एक बेनकाब किया गया इस पूरे मामले में, वो बता देंगे। जी बिल्कुल। तो सोनम की साजिश बेनकाब कैसे हुई, इसकी जानकारी इन्वेस्टिगेशन रूम से हमारी सहयोगी अस्मिता देंगी। जी अस्मिता, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभांगी। अब ये भी जान लेते हैं कि सोनम की साजिश आखिर बेनकाब कैसे हुई। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पल पल के अपडेट। बंसल न्यूज ने पहले भी आपको सारे अपडेट्स दिए। आप ये देखते हैं कि इसकी साजिश बेनकाब कैसे हुई। शादी के 5वें दिन हत्या की साजिश सोनम रघुवंशी ने रची, यानी उसके मन में पहले से ही था कि किस तरह से राजा का मर्डर करना है। 21 मई को आपको बता दें, 11 मई को शादी रचाई, 16 मई को साजिश रची कि किस तरह से राजा का मर्डर करना है, किस तरह से राजा को रास्ते से हटाना है। 21 मई को राजा और सोनम हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचे। शिलोंग भी जो लोकेशन है वो सोनम ने ही तय की थी कि हमें शिलोंग जाना है। फिर 23 मई को परिवार से आखिरी बार बात की, उसके बाद इनका किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 2 जून ये वो तारीख है जब राजा रघुवंशी का शव मिलता है। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव खाई से मिलता है और उसके बाद सोनम की ये प्लानिंग थी कि मैं राजा की विधवा बनकर राज से शादी कर लूंगी। तो इस तरह से सोनम की ये साजिश बेनकाब हुई, विधवा होकर राज से शादी करने वाली थी। और अब आगे क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खुलासे हो रहे, सीधे चलेंगे नेक्स्ट स्टोरी। बहुत शुक्रिया अस्मिता, और बताती रहिएगा हमें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पक्ष है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, रिटायर्ड डीएसपी डॉक्टर रवि अत्रोलिया सर हमारे साथ हैं, जो लगातार इस पूरे मामले में बहुत पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के एक मजबूत एंगल्स के साथ हमारे बने रहे हमारे साथ। और चंद दिनों पहले ही उन्होंने इंडिकेट कर दिया था, गरिमा थी, मर्यादा थी, लेकिन सीमा के भीतर ही अत्रोलिया साहब ने हमें ये बता दिया था, इशारा कर दिया था कि ये घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि इसी के चलते इस बर्बर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अत्रोलिया सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो मध्यम वर्गीय शादी की मजबूरी का एंगल सामने साफ तौर पर आ रहा है। हमारे यहाँ अभी भी मध्यम वर्गीय परिवारों में शादी को बहुत सारी समस्याओं का हल माना जाता है। माफ़ कीजिएगा, मैं ये बात कह रहा हूँ, कोई इसको अपने अन्यथा ना ले इसको और ना इसको कोई मन में चोट पहुँचे। कई बार लड़कों में या लड़कियों में कुछ समस्याएं होती हैं, वो मानसिक भी हो सकती हैं, शारीरिक भी हो सकती हैं, लेकिन उनका हल ऐसा मान लिया जाता है कि शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। लड़के का चरित्र ठीक नहीं है, कई बार ये बात लड़की की तरफ उठती है, तब भी ये कह दिया जाता है शादी हो जाएगी तो सब रास्ते पे आ जाएंगे। ये कहानी यहाँ भी नज़र आती है कि लड़का जिस तरह से दिखता है बहुत सीधा और सरल, कई बार ये सरलता और सीधापन भी शादी में बाधा बनता है, क्योंकि कहा जाता है कि साहब ऐसे सीधे और सरल व्यक्ति से कौन शादी करेगा, क्योंकि बड़ा इनोसेंट दिखता है वो, उसके वीडियोस मैंने देखे। और लड़की बहुत ही स्मार्ट है, बहुत तेज़ है, एचआर की भूमिका वो निभाती है अपने पिताजी की ही प्लाईवुड की कंपनी में, और जाहिर तौर पर मॉड है जब वो पहले ही जाकर शिलोंग में सब कुछ देख चुकी है। कैसे आप देखते हैं इस पूरे प्रसंग को? क्या जबरन की गई शादी ही इस खूंखार अंजाम तक पहुंचती है? सर, मैंने जो देखा है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि राजा जो है बहुत ज्यादा निहायत शरीफ और सीधा दिख रहा है। उसके आचरण से भी पता चल रहा है, और जिस तरह से उसने सोनम की हर बात को मानते हुए हाँ कहा, मतलब गले में सोने की मोटी चेन पहन लो, अब कल हमको जाना है, उसका नहीं हम नहीं जा सकते लेकिन जाना पड़ेगा, और वो इस तरह से मान जाता है। इसका मतलब कि वो सुपर सीधा बंदा है वो। ये तो ही एक बात। अब दूसरी बात आती है सोनम की। नो डाउट सोनम बिल्कुल एडवांस और स्मार्ट लड़की है, और दूसरी बात ये कि वो एचआर की भूमिका अपने पिता के धंधे में निभा रही थी, और उसका अफेयर भी राज के साथ चल रहा था पैरेलल में। मगर
पिता की जो बीमारी की बात समझ के उस खामोश रही। पिता चाहते थे, परिवार चाहता कि भाई ये पिताजी बीमार है तो उनकी शादी कर दी जाए, और इस तरीके से वो शादी के लिए राज के साथ उसकी शादी तय हुई। मगर वो दिल से बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये शादी मुकम्मल हो, मगर जब शादी कर ही दी गई तो मजबूर थी। हालांकि ऐसे ऐसा नहीं करना था, लेकिन वो मजबूर थी कि चलो भाई ठीक है कर लेंगे। और फिर शादी के बाद उसके पति को जो उसने देखा होगा साथ में, तो उसको लगा कि तो कहाँ बुद्धू के हाथ में फंस गई हूँ। फिर उसने अपने प्रेमी से कहा कि चलो यार अब कुछ करते हैं, क्योंकि अब तो छुटकारा पाना पड़ेगा। और उसने ये डिटेक्ट प्लान बनाया, और राज ने जिस ढंग से अपने 3 साथियों को इकट्ठा किया, वो सब कम उम्र के, कोई बहुत बड़े नहीं है, 19 से 25 के बीच में है ये सभी। इनको पैसे का लालच दिया, और उनको मजेदार बात यह है कि मतलब इसमें रवि जी क्या एक एंगल ये भी हो सकता है कि ये लड़की काफी नफरत करती थी राजा से, भले ही इसकी जितने दिनों की मुलाकात हो, क्योंकि जिस तरह से इसकी पहले की इनिशियल झड़प है, तमाम चीजें हैं, क्योंकि इससे शायद राजा के व्यक्तित्व से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि आमतौर पर सच जी सच बात तो ये है कि वो जब किसी के आदमी प्यार में रहता तो दूसरा आदमी उसको पर जचता ही नहीं है। अब जैसे तैसे अगर सगाई हो गई, सगाई के बाद जब उन्हें मिलने जुलने की बातें की तो उसकी चिड़ और बढ़ चली, क्योंकि ये सुपर सीधा था। तो वो सोची कि कहाँ एक स्मार्ट बंदा मुझे चाहिए, और कहाँ बुद्धू टाइप का बंदा मिल गया। और वहां से उसकी जो झिकझक शुरू हुई है, जिस ढंग से उसने उसको इग्नोर करना शुरू किया, और इसको महसूस उसने लड़के ने खुद किया था और अपनी माँ से कहा। तो ये सारी बातें हैं कि वो मतलब चाहती ही नहीं थी मतलब पहले दिन से ही कि कहाँ फंस गई हूँ। और फिर मजबूरी में जब शादी हुई तो उसने कहा जब छुटकारा तो पाना पड़ेगा, नहीं तो ये पिता ने तो कहाँ फंसा दिया। तो इस तरह से वो बात चली है, और इस घटना ने सोनम का भविष्य तो खत्म किया ही किया, राजा के परिवार को भी बहुत बड़ा आघात दिया है। और उनके पिता देखिए अभी भी इस खबरों के बाद भी जिंदा है। मतलब ये लड़की का सोच था कि साहब मेरे अगर लव मैरिज कर ली तो पिता का क्या होगा, ये सब ढकोसला लगता है। और ये काफी लड़की है जो हम लौटते हैं रवि जी, करती है। हम लौटते हैं आपकी तरफ, लौटते हैं एक बार घटनाक्रम जरूर शुभांगी हमें एक बार फिर समझाएंगे अस्मिता के जरिए। जी शुभांगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी रवि जी भी कह रहे थे कि वो उसकी पर्सनालिटी को लेकर इसलिए भी चिढ़ रही थी शरद जी, कारण ये है कि वो जब किसी और से प्यार करती है तो निश्चित तौर पर उसे कोई और व्यक्ति नहीं जचेगा। इस बीच हनीमून के इस हॉरर की इनसाइड स्टोरी क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी अस्मिता लगातार इन्वेस्टिगेशन रूम में तैनात है। जी अस्मिता। बिल्कुल, देखिए कहानी है पति पत्नी और हनीमून मिस्ट्री की, लेकिन हनीमून हॉरर की इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी आपको बताते हैं। आरोपी ट्रेन से शिलोंग पहुंचे थे। आरोपी ट्रेन से बकायदा शिलोंग के लिए रवाना हुए, और जब वो शिलोंग पहुंचे उसके बाद सोनम राजा ने जहां पर होम स्टे लिया था उसके 1 किलोमीटर दूर ही ये आरोपी एक होटल में रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें उसके बाद आरोपियों के नंबर सोनम के पास थे। सोनम सिम कार्ड चेंज करती है और वो नंबर इन आरोपियों को देती है। सोनम जहां भी जाती थी वहां की लाइव लोकेशन इन आरोपियों को भेज देती थी व्हाट्सएप के जरिए, यानी ये आरोपी इनका पीछा कर रहे थे। आरोपियों ने गुवाहाटी में ऑनलाइन हथियार मंगाए, यानी हथियार लेके नहीं चल रहे थे, गुवाहाटी में ऑनलाइन हथियार मंगाए। और उसके बाद सोनम जो है अपने पति को कहती कि चलो फोटोशूट करते हैं। फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ियों में ले जाती है और फिर बहाना बनाती है धीरे धीरे चलने का। और रास्ते में ये तीनों आरोपी राजा से बातचीत करते हैं, घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, जिससे राजा को भी इन पर विश्वास हो जाता है। उसके बाद तीनों आरोपी राजा के साथ साथ आगे चलते हैं, बातें करते करते आगे चलते हैं, और सोनम बहाना बनाकर पीछे पीछे चलने लगती है। जब सोनम ये देख लेती है कि अब कोई नहीं है तो थकने का बहाना लेकर पीछे पीछे धीरे धीरे चलती है और तीनों आरोपियों को कहती है कि उनके साथ चलो। सोनम थकने के बहाने पीछे चलती है और ये देखने की कोशिश करती है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, कोई हमें देख तो नहीं रहा। और जब सोनम को इस चीज का एहसास हो जाता है कि आसपास कोई नहीं है, तो सोनम आरोपियों को कहती है कि इसे मार दो और साथ ही 20 लाख का ऑफर तुरंत देती है, यानी लालच तुरंत देती है कि मार दोगे तो 20 लाख रुपए दूंगी। पहले 4 लाख रुपए में बात होती है। सुनसान जगह पर सोनम इशारा करती है और जोर से कहती है कि इसे मार डालो, इसे रास्ते से खत्म कर दो। आरोपियों को सोनम खुद ये चिल्लाकर कहती है कि राजा को मार दो। राजा का अधमरा हुआ शव
सोनम खाई में फेंक देती है। जब राजा अधमरा हो जाता है, जब मरने की हालत में हो जाता है, तो वो खुद उसका शव खाई में फेंकती है। हत्या के बाद सोनम अपना फोन भी तोड़ देती है, जिससे ये लगे कि सोनम के साथ भी कुछ गलत हुआ है। इसके बाद आपको बता दें कि आरोपी घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब आरोपी राजा को मौत के घाट उतार देते हो, अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। सोनम अकेली घर जाती है बस से, सबसे पहले वाराणसी और उसके बाद गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर के ढाबे पर सोनम अपने परिवार को फोन करती है और उसके बाद जब परिवार को इस बात का पता चलता है तो परिवार पुलिस को सूचना देता है कि सोनम गाजीपुर में है। तो देखिए किस तरह से पूरी स्टोरी रची गई। बकायदा प्लानिंग के तहत राजा का बकायदा मर्डर करवाया जाता है और इसकी मास्टरमाइंड राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ही होती है। जी शुभांगी, ओवर टू। निश्चित तौर पर बेहद दुखद, और ये पूरा घटनाक्रम हमने इसलिए समझाया है क्योंकि परत दर परत जिस तरह से साजिश को हमने देखा है खुलते हुए, पहले सोनम का मिलना, फिर खुद को पीड़ित बताना, लेकिन उसके बाद वीडियो कॉल पर देखकर तुरंत राज को जैसे ही देखती है सोनम, मानो इतनी इनसिक्योर हो जाती है कि कहीं राज को कुछ ना हो जाए और कह देती है कि मैंने ही अपने पति को मरवाया है। शरद जी, बेहद दुखद ये घटना। बिल्कुल। और देखिए, मैं नफरत वाले पॉइंट की तरफ फिर लौटना चाहूँगा, क्योंकि शादी के बाद भी ये संबंध रख सकती थी राज के साथ। इसके मन में ये भाव क्यों था कि मुझे राजा को रास्ते से हटाना है। तलाक ले सकती थी शादी के बाद, थोड़ा साहस जुटा सकती थी, लेकिन जब आप किसी से चिढ़ते हैं, किसी से बहुत आपके मन में एक बात बैठ जाती है, आप पूरी प्लानिंग करते हैं। और ये लड़की ज़रूर इसके दिमाग में एक क्रिमिनल एक आकार शुरू से लेकर चल रहा था। ये भी एक बड़ा एबनॉर्मल एलिमेंट होता है, क्योंकि बीइंग एन गर्ल, और वो भी एक दुल्हन जिसके हाथ में मेहंदी लगी है, और वो एक प्रोफेशनल हत्यारिन की तौर पे सारी चीज़ें तय कर रही है, ऑफ़र कर रही है, और एक पति, यानी आप देखिए कि कितना अजीब है कि अपने पति की तरफ इशारा करके वो कह रही है मार डालो इसे, वो 20 लाख रुपए मिलेंगे। और शायद राजा मरा भी नहीं होगा पूरी तरह से, और उसे उठाकर फेंकने में भी ये हाथ लगाती है सोनम, और उसे खाई में 4 फुट की जो रेलिंग बनी हुई थी उससे ऊपर फेंकती है। 17-18 दिन छुप कर रहती है, संपर्क में रहती है अपने प्रेमी के साथ और उन हत्यारों के साथ जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अलग अलग कुछ नई सिम, इसने 2 नई सिम इशू कराई थी, उनके ज़रिए ये बात करती थी। और जब इसको उसका प्रेमी बताता है कि मुझे भी उठा लेंगे, लेकिन इस बीच राज के घर वाले इस खौफनाक घटना से पूरी तरह अनजान नज़र आते हुए लगे हैं। हमारे सहयोगी ने जब अखिलेश ने बात की राज की माँ और उनकी बहनों से, तो उनकी रुलाई, उनका रुदन, उनकी तकलीफ़ बता रही थी कि उनके लिए ये किसी बिजली गिरने से कम नहीं है ये पूरी घटना। और रोते बिलखते पूरा परिवार ये बात बार बार कह रहा था कि हमें कुछ नहीं मालूम। देख लीजिए पहले, फिर हम डॉक्टर रवि अतरौलिया साहब की तरफ चलेंगे। काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई के अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस तरह से लगता है एक ही अर्निंग मेंबर है और उसका नाम है राज कुशवाहा, और इन बहनों का भाई और एक बिलखती हुई मां का बेटा अब एक खूंखार अपराधी के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी न्यायालयीन प्रक्रिया है, बहुत सारी बातें होंगी। हम फिर रवि अतरौलिया जी की तरफ चलेंगे। रवि जी, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, निश्चित तौर पर यहाँ कोई इस तरह की ये न्यायालय नहीं है कि जहाँ पर हम कहें कि स्पीडी ट्रायल होगा। कानून अपना काम ज़रूर करेगा, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया होगी।
फिर भी जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह के एविडेंस हैं, ऐसा लगता है कि मेघालय पुलिस ने इंदौर के साथ मिलकर काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया है। फिर भी आपको लगता है कि फाइनल आउटकम, हाउ मच टाइम इट विल टेक सर? मैं एक चीज बता दूं सर, ये मामला एक तो नेशनल लेवल पे हाईलाइट हो चुका है, दूसरा जो घटनास्थल पर एविडेंस मिली है और जिस ढंग से वो कनेक्ट हो रही है, जैसे हथियार दुआ ऑनलाइन मंगाया, इसकी एविडेंस पुलिस को मिल जाएगी। जैकेट जो स्पॉट पे मिली उसकी मिल जाएगी। टेलीफोन नंबरों पे जो इनकी लगातार चैटिंग हुई है, बातचीत हुई है, इससे बड़ी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हो नहीं सकती। तो मैं इस बात को मानता हूं कि गुवाहाटी पुलिस भी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएगी और वहां पर निश्चित ही ये बहुत अच्छे ढंग से मामला बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि ये जिस ढंग से कॉल डिटेल निकली है, संपर्क निकले हैं, राजा से हमेशा लगातार बात होती रही है। जी एयरपोर्ट पे थे, वहां पर भी इन्होंने जी बोलते रहिए रात से लड़की जी, ये सारी बातें जो मतलब थोड़ा सा अंदरूनी बातें और भी निकल के आई हैं, जिससे ये पता चला कि इनकी लगातार बातें हुई। जैसे कि इन्होंने बाईपास पे जाके तीनों लोगों के साथ बैठ के बातचीत की, बातचीत के बाद फिर सोनम को बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा अपन करेंगे। टिकट भी ये कराते हैं, जैसे रेलवे से गए हैं, अगर इन्होंने स्लीपर भी लिया होगा तो उसका एविडेंस मिल जाएगा ऑन रिकॉर्ड। मतलब इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन ये हुआ है। और सोनम तो ये मान के चल रही थी कि मैं शायद बच जाऊंगी और गाजीपुर में पकड़े जाने तक वो कहती रही कि नहीं मैं तो कुछ नहीं, मेरे तो अपहरण किया, मतलब वो सोच रही थी कि चल जाएगी कहानी। लेकिन जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज के साथ उसने देखा राज को, तो समझ गई कि अब तो पोल खुल गई है, तभी उसने कहा कि हाँ मैंने, अदरवाइज वो नहीं कबूलती, वो डिनाई करती। ये मतलब एक साइकोलॉजिकल ये पॉइंट बता रहा हूँ कि ये लड़की बहुत सातिन निकली। और एक चीज और मैं थोड़ा सा अभी कहना चाहता हूँ, अदरवाइज ना लें, थोड़ा सा मर्यादा मैं तोड़ रहा हूँ। ये लड़की का अफेयर था राजा के साथ जी, फिजिकल रिलेशन भी हो सकते हैं, और शादी के बाद जो रिलेशन बने होंगे उसमें कहीं ना कहीं उसने कंपेयर करके एक फर्क महसूस किया होगा। जिस तरह से हम देख रहे थे कि राजा बिल्कुल सीधा साधा सिंपल साधा बंदा है, शायद वो उतना अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा। ये भी एक कारण था, इसलिए 5वें दिन जाके लड़की ने तय किया कि इसके साथ तो निभा, आप कह रहे थे कि वो निभा सकती थी, चल सकता था, और पहला दिन प्रेम संबंध भी चल सकता था, लेकिन 5वें दिन तक साथ साथ रहने के बाद उसको लगा कि इसके साथ तो जीवन काटना मुश्किल हो जाएगा। शायद इसीलिए उसने ये किया। ये भी थोड़ा सा तथ्य का अगर जांच की जाए तो सब बहुत कुछ निकल सकता है, क्योंकि इसमें राजा के सीधेपन का, सुपर सीधेपन का फायदा इसमें उठाया गया है। और उसने जो अपने लवर के साथ समय बिताया हुआ और अपने पति के साथ जो समय बिताया, उसमें जो उसने कंपेयर किया होगा और उसमें उसने प्रेमी को सुपर पाया है, और इसीलिए उसने इतनी नफरत उसके अंदर भर गई कि मैं कहां फंस गई। और वो ये भूल गई कि इस तरह से अपराध करने के बाद शायद बच नहीं पाएगी, और इसकी वजह ये थी कि ये कहना चाहिए कि स्किल्ड अपराधी बिल्कुल स्किल्ड अपराधी, तो इसलिए ये इतनी सारी गलतियां करती चली गई। जी हाँ, और ये पकड़ी गई है। जी, इसमें ये भी एक बड़ी चीज़ है सर कि आजकल जिस तरह से फिल्म्स और OTT कंटेंट और उसमें पुरुष और स्त्रियों का चित्रण है, तो आज की युवा पीढ़ी के दिमाग में जीवन साथी की या प्रेमी या प्रेमिका की कल्पना बिल्कुल उसी लेवल पर होती है। एक बहुत स्ट्रीट स्मार्ट व्यक्ति जो आसमानी, कहना चाह रहा था सर जी हाँ, आसमानी सुल्तानी बातें करे, जिसका पर्स हमेशा भरा हो पैसे से, जिसके पास बड़ी गाड़ियां हों, जो आप जीने मरने की ऐसी बातें करे, लच्छेदार बातें करे जो आपका दिल जीत लें। दरअसल यही फिक्टिशियस, यही एक काल्पनिक दुनिया लड़कों को भी, पुरुषों को भी और लड़कियों को भी, स्त्रियों को भी भ्रम में डालती है, क्योंकि आपको जो मिला हुआ है, आपका असंतोष उसे लेकर बना है, और जो नहीं मिला है वो आपको लगता है कि उसमें सारा आकर्षण तो उसी में छिपा है, और इसी आकर्षण की वजह से ये एक बर्बर हत्याकांड हुआ। जी शुभांगी। बिल्कुल, और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं सोनम के बारे में, एक सवाल ये भी होता है कि आखिर एक आदतन अपराधी तो सोनम है नहीं, एक लड़की इतनी नफरत कर जाती है किसी शख्स से कि उसकी हत्या की साजिश रचती है, और वो भी उन लोगों के साथ मिलकर जिनसे शायद उसका रोज संपर्क नहीं होता। अगर हम सिर्फ राज कुशवाहा को एक एक्सेप्शन मान लें, लेकिन क्या मन में रहा होगा सोनम के, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी अस्मिता का रुख करेंगे। जी अस्मिता।
बिल्कुल शुभांगी, यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस सोनम की साइकोलॉजी क्या है, क्या सोचा था इसने और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो दरअसल रघुवंशी ऐप के जरिए सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात होती है। इस ऐप के जरिए ये दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। फिर 11 फरवरी वो तारीख जब दोनों की शादी तय हो जाती है। जब परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, उन्हें ठीक लगता है, शादी भी तय हो जाती है। सोनम ने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर साजिश तभी रच ली थी जब इन दोनों की सगाई हुई थी। शादी के बाद इनका इरादा था कि जब शादी हो जाएगी तो लूटपाट की कहानी बताकर राजा की हत्या कर देंगे, उसे रास्ते से हटा देंगे। सोनम की ये साइकोलॉजी थी कि राजा को मारकर सबको लगेगा कि मैं विधवा हो गई हूं और फिर राज तुम मुझसे शादी कर लेना, सिंपैथी दिखा देना और कहना कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तब पापा भी मान जाएंगे और हम दोनों की शादी हो जाएगी। तो ये सोच थी सोनम की। जी शुभांगी। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से सोनम ने प्लानिंग रची थी कि पहले विधवा हो जाऊंगी और फिर सिंपैथाइज करते हुए राज तुम मुझसे शादी कर लेना, तब सभी मान जाएंगे। शरद जी, यानी यही एक मकसद रहा सोनम का कि उसकी शादी राज से कुछ इस प्रकार हो जाए, अगर सीधे तरह से नहीं हो पाई तो। हमने एक दिन पहले जब ये बात की थी तो एक शेर है अख्तर नज़मी का कि वो मुझे जहर दे देता तो सबकी निगाह में आ जाता, वो मुझे जहर दे देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो उसने यूं किया कि मुझे दवाएं देना बंद कर दिया। भरोसे की हत्या होती है, विश्वास का कत्ल होता है। एक पत्नी जो दावा करती है कि उसने पति के लिए व्रत रखा है, सास पूछती है क्या एकादशी का व्रत तो रखा होगा बहू तूने? हाँ माँ, मैंने व्रत रखा है माँ। और 2 घंटे उसी दौरान हत्या होती है पति की व्रत के दिन, और 2 घंटे बाद ये लड़की जो एक हत्यारिन के टैग से इस समय घिरी है कि नहीं, ये प्रक्रिया चल रही है और ये होटल में खाना खा रही थी। डॉक्टर रवि अत्रोलिया सर, बहुत धन्यवाद, आपके फैक्ट्स हमारी बड़ी मदद करते रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पर कई सवाल हैं। शादियां जबरन न थोपी जाएं, ये न मान लिया जाए कि शादी हर समस्या का हल है। इससे अच्छा कुंवारा रहना, या फिर जीवन के जिस पक्ष को आप जैसा देखना चाहते हैं, जीवन आपका है, आप देखिए उसको अपने हिसाब से, लेकिन किसी के लिए नुकसानदायक मत बनिए। आज इन 2 परिवारों के लिए ये नाइटमेयर ही नहीं, 2 नहीं 6 अगर आरोपी हैं तो इन 6 परिवारों के लिए ये नर्क है। वो उस नर्क की आग में जलेंगे। अपराधी जेल में होंगे, पश्चाताप होगा कि नहीं वो जाने, लेकिन परिवार चुभेगी, समाज की निगाहें, तकलीफें बढ़ेंगी और कोई नहीं जानता कि उनके साथ आगे समाज किस भूमिका में होगा। बड़े सवाल हैं, लेकिन ये बताता है ये कि मनुष्य के भीतर एक अंधेरी गुफा है, उस अंधेरी गुफा में कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता।